आपको माइनिंग गन के बारे में पता कहाँ से चला? उससे जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो सर मेरी रैंक 7 थी उसमें। तो सर जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता चला गया मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया कि माइनिंग ज्ञान का जो मॉक टेस्ट है उससे शुरुआत के ही क्वेश्चन टफ आ गए थे मेरे में। मतलब भूल गए एप्टीट्यूड करना, माइनिंग के सेक्शन में आप देख रहे हैं कि और कुछ बनेगा क्या, और कुछ बनेगा क्या। अच्छा है आयुष, आप गेट 2026 एस्पिरेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगे? और माइनिंग ज्ञान का यही चीज़ बहुत ही पसंद आया मुझे कि वो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है आयुष, जो कि VNIT नागपुर के पास आउट है। आयुष का गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 8 लगा है। ये रैंक इन्होंने थर्ड ईयर में रहते रहते हासिल करा है। ये इस साल का इनके कॉलेज के अंदर बेस्ट रैंक है। इनके कॉलेज में इसके बाद जो बेस्ट रैंक लगा है वो 51 रैंक लगा है। ये इसके कॉलेज के इतिहास का अब तक के बेस्ट रैंकों में से है। तो कैसे आयुष ने थर्ड ईयर में रहते रहते ये मुकाम हासिल करा, कैसे आयुष ने थर्ड ईयर में रहते रहते ये हिस्ट्री क्रिएट करा, हर वो चीज जो आयुष के अंदर से आप जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो एक थर्ड ईयर के टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आयुष, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मैनी कांग्रेचुलेसन कि आपने गेट 2025 एग्जाम, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करा है। ये 8th रैंक इसलिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि ये महारत आपने थर्ड ईयर में हासिल करा है, जहां पे फोर्थ ईयर या पास आउट बच्चों का सपना होता है गेट एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, अंडर 50 रैंक आ जाए, अंडर 100 रैंक आ जाए। आपने थर्ड ईयर में रहते रहते ये मुकाम हासिल करा है। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आयुष, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं बोकारो झारखंड, जो कि एक माइनिंग एरिया है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी स्कूलिंग है क्लास 12 तक वो उसी एरिया में DAV पब्लिक स्कूल कथारा से हुई है। और उसके बाद मैंने JEE के लिए प्रिपरेशन किया था। तो मेरा एक्चुअली कोरोना वाला बैच था, 2020 में मैं 10th पास हूँ। तो मैंने 2 साल ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे VNIT नागपुर में माइनिंग मिल रहा था। तो अभी मैं करेंटली थर्ड ईयर माइनिंग डिपार्टमेंट में हूँ। और मेरे फैमिली में सर मेरे पापा हैं जो कि टीचर हैं उसी स्कूल में, मेरी मम्मी है जो कि एक होम मेकर है, और मेरा भाई है जो कि अभी करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ओके, मतलब बड़ा भरा पूरा प्रतिष्ठित परिवार है जहाँ से आप आते हैं, प्रिविलेज्ड फैमिली से आप आते हैं। कोरोना काल जैसा आपने बताया उस टाइम पे आपका JEE हुआ, तो कितना टफ था वो ड्यूरेशन पढ़ाई के लिए आपके लिए या कॉलेज ज्वाइन करने के लिए? कोई ऐसा आप मोमेंट्स बता सकते हैं? सर एक्चुअली हमारे टाइम पे कोरोना लगभग 1.5 साल तक चला था। तो मेरा प्लान था कि मैं बाहर जाऊं, उस एरिया से बाहर निकलूं, किसी और अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करूं। और प्लान तो मेरा कोटा जाने का भी था, लेकिन सर हालात कुछ ऐसी हुई कि मैं जा ही नहीं पाया। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया, मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर मैं क्लासेस करता था ऑनलाइन, स्कूल की पढ़ाई पढ़ता था। और फिर जो रिज़ल्ट आया बाद में वो तो ठीक ही है। हाँ भाई, VNIT में आपका सिलेक्शन हो गया। आदमी का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि IIT या NIT मिल जाए, तो ठीक है, IIT ना सही NIT तो मिल ही गया। क्या कहाँ से मोटिवेशन आया? बच्चे जनरली ऐसा होता है ना कि घर परिवार में ऐसा कोई हो तो मोटिवेट, तो आपको JEE के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? सर मैं बोलूँगा JEE के लिए मोटिवेशन मुझे 3 फैक्टर्स आई है, मैं कहूँगा। सबसे पहले तो जो मेरे पापा हैं वो सर टीचर हैं, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है। तो मैं भी सोचता था कि इस कम एज में मैं क्या उनके लिए अच्छा कर सकता हूँ 10th के बाद। तो फिर मैंने JEE के बारे में सुना था। सेकेंड सर, मेरे मामा हैं वो भी NIT त्रिची से पास आउट हैं, तो एक मोटिवेशन फैक्टर वो भी था कि घर परिवार में एक इंजीनियर है तो दूसरा भी आ सकता है। और तीसरा सर, मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो एक उसकी तरफ इंटरेस्ट था। तो सर इन तीनों की वजह से मैं इंक्लाइन हो गया था JEE की तरफ। अच्छा, ये होता है कि घर में या परिवार में कोई एक आध जगह पहुंच जाए तो एक इनर मोटिवेशन आना, मुझे भी वही जाना है, मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो अच्छा है आयुष, आगे आप मुझे एक वो मोमेंट बताइए जब आपका ऑल इंडिया रैंक 7 लगा था, तो आपके परिवार में कैसा माहौल था? आपके पापा का कैसा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या उनका क्या कैसे हालात थे?
जब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे का 7th रैंक लगा है? वो मोमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मैं जस्ट क्लास से ही आया था, हमारी लैब्स थी वो ख़त्म हुई थी, तो मैं जस्ट क्लास से आया था। फिर मैं सोने जा रहा था, फिर मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे मैसेज किया था कि रिज़ल्ट आ गया है, आप चेक करके बता दीजिए। तो फिर मैंने चेक किया था तो मेरी रैंक 8 थी। तो फिर मैंने सबसे पहले घर पे कॉल किया था। तो मेरी मम्मी बोकारो में थी, मेरे पापा बोकारो स्टील में थे और मेरा भाई दिल्ली में था उस वक्त। तो मैंने तीनों को एक साथ कॉल किया। तो एक्चुअली कॉल उठा नहीं पाए थे उस वक्त उन्होंने, तो कुछ देर बाद वापस से कॉल किया, तो फिर जाके बताया कि हाँ पापा मम्मी रैंक 8 लगा है इस बार 3rd ईयर में। तो वो काफ़ी खुश हुए थे। तो क्योंकि सर 3rd ईयर में रैंक 8 की उम्मीद जनरली लोगों को नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। मुझे था कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अंडर 100 तो आ ही जाएगा, मार्क्स देख के लग रहा था। लेकिन जब रैंक 8 आया सर, तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो फिर परिवार वाले सारे खुश हो गए थे। आपने एक हिमांशु के साथ आपका कन्वर्सेशन था, व्यूअर्स सुनना चाहे तो यूट्यूब में डला हुआ है। वो कन्वर्सेशन रिजल्ट आने के पहले का है कि जहाँ पे आयुष अपना मार्क्स बता रहा है 67 या 64 ऐसा समथिंग मार्क्स बता रहे हैं। तो वो मार्क्स देख करके मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये अंडर 10 या अंडर 20 रैंक हो सकता है, जैसा सुनने में आ रहा था। कि मैंने माइनिंग ज्ञान में इतने सारे लोगों का इतना अच्छा मार्क्स सुन लिया था ना, तो मुझे लगता था अरे भाई हमारा ही कोचिंग बस थोड़ी है, इंडिया में और भी कोचिंग है जो चला रहे हैं, कई सारे लोग सेल्फ स्टडी किए होंगे। तो मुझे एकदम मतलब जहाँ अनिकेत भी बताया ना कि सर मेरा 73 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहा, बाद में बढ़ गया बोनस के साथ। तो मैं बोला भाई तुम्हारा नहीं आ रहा है अभी यार, इतना खुश ना हो जाओ, ठीक है हमारे कोचिंग में तुम्हारा बेस्ट है, लेकिन और भी होंगे ना कोई। लास्ट में रिजल्ट देख रहा हूँ कि 67 68 में टॉप 10 रैंक में लग रहा है, तो मेरे लिए भी थोड़ा अनबिलीवेबल था। और इसके रीज़न है कि जो 7-8 लोगों का मैंने मार्क्स बहुत अच्छा सुना था वो सारे हमारी कोचिंग से थे। तो इसलिए अगर मुझे लग रहा था कि सब हमारे कोचिंग में कैसे, तो रिजल्ट के दिन भी वही दिखा कि जिन जिन से मेरा बात हो रखा, जिन ने रिजल्ट दिखा रखा था, बोर्ड में भी उन्हीं का रैंक लगा था। अच्छा है आयुष कि नो डाउट यार 3rd ईयर में 8th रैंक लगना छोटा मोटा काम नहीं है। आप मुझे बताइए VNIT के अंदर में आपके बाद में और बेस्ट रैंक किसका है, तो 4th ईयर में या पास आउट कोई बच्चा ऐसा कोई आइडिया है? सर VNIT के अंदर तो बेस्ट रैंक मेरा ही है, और फिर मेरे बाद मेरे दोस्त का है 51। 8 को सीधा 51 रैंक लगा है। हाँ सर 3rd ईयर में ही है, वो भी माइनिंग ज्ञान का स्टूडेंट है। अच्छा, तो क्या फाइनल ईयर वाले नहीं पढ़ते हैं क्या यार, बस 3rd ईयर वाले रैंक लाते हैं सर, फाइनल ईयर वाले तो बस सोए रहते हैं ऐसा? सर फाइनल में भी 2-3 सर का लगा है रैंक, एक का 75 है, एक का 92 है। बेस्ट रैंक 3rd ईयर से आया है? जी सर। अच्छा, मुझे लग रहा है 3rd ईयर में अलग से आगे क्वेश्चन पेपर रिवील कर दिया गया था कि बेटा ये 2025 में क्वेश्चन आने वाला है, फाइनल ईयर वालों को चीट नहीं पता चल पाया। चलो अच्छा है आयुष, सुनने में अच्छा लगता है कि हमसे पढ़ा एक अच्छी जगह पहुंचने वाला है, एक अच्छा रैंक लाया है। हमको बस नहीं, आपके फैमिली में नो डाउट मैं समझ पा रहा हूँ या एज्यूम कर पा रहा हूँ कैसा माहौल रहा होगा। कि फिर स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि आप खुद अपने कॉलेज का किस्सा बता रहे हैं कि फाइनल ईयर में किसी का अंडर 20 अंडर 30 रैंक भी नहीं लगा, वहाँ 3rd ईयर में 8th रैंक लाना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन। मुझे तो लगता है एक रात आपको खुशी के मारे नींद भी ना पड़ा। ठीक है, आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए आयुष कि VNIT का आप मेरे ख्याल से फर्स्ट बच्चे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। पिछला मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिया लास्ट ईयर पे, बट VNIT से फर्स्ट ऐसा मर्तबा है जहाँ से एक रैंकर लगा है या रैंकर से मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज के बारे में बताइए, कैसा माहौल है, कैसा पढ़ाई है, कैसे फैकल्टीज है, ओवरऑल वहाँ कैसा कल्चर है? सर सबसे पहले तो सर कॉलेज काफ़ी अच्छा है। सबसे पहला तो इसका एडवांटेज है सर, वो सिटी में लोकेटेड है, तो आपको हर कुछ का एक्सेस मिल जाता है विद इन रेडियस ऑफ आई थिंक 2 किलोमीटर। मीन्स सिनेमा हॉल, मूवी हॉल, घूमने की जगह, पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, एम्पी थिएटर, पब, बार, आपको हर कुछ का एक्सेस मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि ये सिटी में लोकेटेड है एट द सेंटर। सर सेकेंड इसका एडवांटेज है सर कि ये मीन्स यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है नागपुर में, तो सर उस बीच में आपको एक लस ग्रीन कैंपस मिलता है जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। सर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, उसके बाद आप कॉलेज घुसे हैं तो आपको सब कुछ हरा भरा दिखा, सर तो ये मोमेंट काफ़ी चेरिशिंग होता है। तो ये दो तो इसका एडवांटेज है मेजर। और सर ये आई थिंक 215 एकर्स का कैंपस है, तो आपको यहाँ हर कुछ करने के लिए मिल जाता है आप जो चाहें। तो क्योंकि इसमें सर मॉडर्न क्लासरूम्स है, हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इसमें,
लैब्स काफ़ी हाईली इक्विप्ड हैं, जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ की वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं। तो सर ओवरऑल कॉलेज तो काफ़ी अच्छा ही है और मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है इधर आके। अच्छा, नहीं डिसीजन तो आपका सही है और एनआईटी अपने आप में सही है, लेकिन आपने बताते बताते में जो चीज़ें एडवांटेज की तरफ बताया, मुझे एक डिसएडवांटेज भी दिखता है जो आपके कॉलेज से मुझे लग रहा है रैंक नहीं लग रहा है कि सर आसपास में सिनेमा हॉल है, आसपास में मॉल है, आसपास में पब है, ये सारा जो बता रहे हैं सिटी के बीच में, मुझे लग रहा है ये डिस्ट्रैक्शन के आप लोगों का कारण भी है। ये और बात है कुछ बीच से भी आयुष निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसा आप बता रहे हैं कि एक अच्छा भला बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने वाला या पथ भ्रमित करने वाले सारे रिसोर्स वहाँ कॉलेज के आसपास में अवेलेबल है। अच्छा है आयुष, तो आयुष आपने ओवरऑल कॉलेज के बारे में तो बताया, अपने कैंपस के बारे में बताया, एक ब्रीफ में फैकल्टी के बारे में बताया, लेकिन मैं फैकल्टी के बारे में ब्रीफ में नहीं जानना चाहता, डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी कॉलेज का क्वालिटी या कॉलेज के बारे में आप तभी बात करते हैं या तभी बड़ा बोलते हैं जब वहाँ के फैकल्टी तगड़े हो। तो आप प्लीज़ अपने फैकल्टी के बारे में थोड़ा एलोबरेट कीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर यहाँ माइन डिपार्टमेंट में काफ़ी ही हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। वो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं जिनके कारण सर हमें भी काफ़ी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो सर अपने काम के बारे में हमें बताते रहते हैं आए दिन क्लास में। तो सर जिन्हें देख के मुझे भी मोटिवेशन आता है कि मैं भी इस फील्ड में जा सकता हूँ और क्या स्कोप हो सकता है माइनिंग में, ये सब चीज़। तो सर मैं बेसिकली बताना चाहूँगा अपने कुछ फैकल्टीज़ के बारे में जो मतलब जिनका काम मुझे अच्छे से पता है। उसमें से सबसे पहले सर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर रितेश डी लोखंडे सर पॉटहोल सब्सिडेंस पे एक रिसर्च पेपर था जो इंडिया में करंटली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सर वो उन्होंने ही दिया है। तो जो काफ़ी हेल्पफुल है सब्सिडेंस के लिए, ये उन्होंने ही दिया है। तो सर सेकंड में है सर जो हमारे येरपुड़े सर हैं, वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। वो उनका 30+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो न्यूमेरिकल मॉडल्स पे काम करते रहते हैं लाइक फ्लैग, स्पॉनकॉम, डंप स्टेबिलिटी, ये सब पे। सर नेक्स्ट में आते हैं हमारे निखिल सर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी है अपनी, तो वो भी काफ़ी हाई नॉलेजेबल पर्सन है। सर उनका कुछ वर्क है जो मुझे पता है लाइक थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, ये सब। सर नेक्स्ट है हमारे सुमन सर जो मेरे गाइड है, जिनके अंडर करेंटली मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है अभी, मिनी प्रोजेक्ट 3rd ईयर का, लाइक ग्राउंड प्लेन स्टेबिलिटी उनका जो मेन डोमेन है वो है। और भी सर बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं लाइक पांचाल सर हैं जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स पे काम करते हैं, और खेर सर हैं जो अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में मिलते रहते हैं। तो सर जो हमारे फैकल्टीज़ है वो तो काफ़ी ही अच्छे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल है, जिन्हें देख के मुझे भी मोटिवेशन आता है कि और क्या स्कोप हो सकता है माइनिंग में, और क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ माइनिंग में, ये सब। ओके, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया में भी है ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग पढ़ा रहे हैं, और डेफिनेटली ऐसा बोलना भी अपने आप में एनआईटी आईआईटी का क्रेडिट डाउन करना है। डेफिनेटली आईआईटी इसलिए है कि वहाँ पे फैकल्टीज अच्छे हैं, एनआईटी इसीलिए है कि वहाँ पे पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा है आयुष, आपको ऐसे एक्सपीरियंस नॉलेजेबल पर्सन के बीच रहने पढ़ने का मौका मिल रहा है। आगे मैं आपके ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहूँगा आयुष कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से करा, किस तरह से आपका फर्स्ट टाइम जो माइनिंग का एक्सपीरियंस है कैसा था? सर हमें कॉलेज से 2 ट्रेनिंग ऑफर होती है, जिसमें से मैं पहला ट्रेनिंग कर चुका हूँ और मैं दूसरा भी करने वाला हूँ इन छुट्टियों में, मई जून के महीने में। तो सर जो पहली ट्रेनिंग थी वो मेरे घर के पास से हुई थी मेरी, CCL गोविंदपुर प्रोजेक्ट में, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। तो वो एक अंडरग्राउंड माइन है जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग आई थिंक जून के महीने में हुई थी। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा था उधर, कि एक होता है ना कि आप बुक्स में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें जाके देख लेंगे तो वो आपकी मेमोरी में हमेशा सेट हो जाता है। तो ट्रेनिंग सर काफ़ी अच्छा रहा था, हमने बहुत कुछ सीखा था ट्रेनिंग में, जो हमने किताबें में पढ़ी थी वो सब रियल लाइफ में देखे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब आप चीज़ों को रियल लाइफ में विजुअलाइज करते हैं। तो ये तो आपके ट्रेनिंग के बारे में हो गया, कॉलेज लाइफ के बारे में हो गया, आपके फैकल्टी के बारे में हो गया। आपको अंदर से ऐसा कुछ आता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूँ, माइनिंग वालों के लिए कुछ करूँ, जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ करूँ, ऐसा कुछ अंदर से कुछ ऐसे नहीं है कि आपने माइनिंग लिया, कुछ ऐसा इनर मोटिवेशन?
सर मोटिवेशन तो है, मुझे लगता है मैं 2-3 काम कर सकता हूँ। अगर मैं माइनिंग के फील्ड में एक्चुअली जाऊँगा तो मैं ज़रूरी, तो मैं 3-4 काम कर सकता हूँ सर। सबसे पहले तो सर जो माइंस में एक्सीडेंट होते हैं वो आए दिन देखते रहते हैं। यहाँ WCL में भी अभी 2 लोग की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो सर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे एक्सीडेंट्स ख़त्म तो नहीं हो सकते हैं लेकिन रिड्यूस हो सकते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे। लाइक माइंस में अगर आप अनसेफ कंडीशन अगर आप हटा दें या आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करते रहें तो मुझे लगता है कि जो एक सेफ कंडीशन है वो माइंड्स में हो सकती है जिसके कारण एक्सीडेंट कम हो सकता है। सर पहले तो मैं ये कर सकता हूँ। सर दूसरा थिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सर मैं जो माइंड्स है उसको थोड़ी थोड़ी ऑटोमाइजेशन की तरफ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो और प्रोडक्शन बढ़े। इनिशियल स्टेज पे तो हम ये सब कर सकते हैं। और सर तीसरे पे सर जो तीसरा पॉइंट है वो मुझे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था एक्चुअली। तो सर उससे मैंने सोचा कि क्या हम ये चीज़ भी कर सकते हैं माइनिंग में। लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक टॉपिक था, सब्जेक्ट था, जिसमें से थोड़ा सा ये सेंसर्स वगैरह आती है। तो जो एक IoT वाले थिंग है कुछ जगह हम वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम डंपर में आप IoT यूज़ कर रहे हैं तो जो एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेशन है ओवरबर्डन का या फिर कोल का, तो वो हमें एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा जिससे फिर हमें चलेगा पता कि डाइल्यूशन कितना हो रहा है, कितना हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अवेलेबल एक्चुअल कितना था, अब कितना निकल रहा है। तो सर एक होता है कि अगर आप ये सब यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मुझे लगता है। तो सर ये 2-3 चीज़ मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। ओके ओके ओके, बड़े अच्छे थॉट्स हैं आयुष। आप जिस एज में हैं, आप जिस ईयर में हैं, उस ईयर में तो लोग बाग मतलब कॉलेज लाइफ को जीने में इन्वॉल्व रहते हैं कि कैसे भी करके भाई बाद में तो जॉब करना है, ये वाला टाइम इंजॉय कर लेते हैं। उस टाइम पे आप एक मोटो लेके चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा तारीफ के काबिल चीज़ है और अच्छा है आयुष। हाँ, आगे मैं आपके गेट प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहूँगा आयुष कि आप माइनिंग एंड के कौन से कोर्स के अंदर में इनरोल्ड थे? आपको माइनिंग एंड के बारे में पता कहाँ से चला, क्यों माइनिंग एंड ज्वाइन किया? सर विक्रम बैच के अंदर में इनरोल था। सर एक्चुअली जिस दोस्त का 51th रैंक लगा है उससे मुझे चला था पता माइनिंग ज्ञान के बारे में कि जब उसने तैयारी शुरू की थी फिर मैंने देखा था, समझा था चीज़ों को, क्योंकि मैं पहले खुद से तैयारी कर रहा था। तो फिर मुझे लगा कि ये गाइडिंग प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। अगर मेहनत के साथ एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो रिजल्ट सर बहुत हद तक आ जाता है, ये तो मैंने देखा है। तो सर मुझे उससे पता चला था। तो सर एक्चुअली हम 3 लोग तैयारी करते थे कॉलेज में। एक तो मेरा 8 रैंक है, एक का 51 है, एक का 105 है। तीनों सर माइनिंग ज्ञान के ही स्टूडेंट रहे हैं, तो मुझे उन लोगों से पता चला था। ये तो अपने आप में बड़ा उटपटांग चीज़ हो गई यार कि उसने बताया कि भाई यहाँ से पढ़ लो, या उससे पता चला कि माइनिंग एंड कोई कोचिंग है यहाँ से पढ़ना है। उन लोगों का 51 और 104 रैंक लगा है, खुद 8th रैंक लगा के बैठे हो। अच्छा है, तो क्या लगता है मतलब कितना चैलेंजिंग है गेट का जो एग्ज़ाम 3rd ईयर में देना? जैसे 4th ईयर में तो हम लगभग सारे सिलेबस को कॉलेज में ही कर लिए रहते हैं, 3rd ईयर में देना कितना चैलेंजिंग आपको दिखता है? सर 3rd ईयर में ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो होता है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, आपका 4th ईयर का सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, और जो 6th सेमेस्टर है आपका उसका सिलेबस भी 20-30% ही कंप्लीट रहता है, क्योंकि आप फरवरी के महीने में दे रहे होते हैं। तो जनरली जनवरी से चालू होता है 6th सेमेस्टर। तो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो रहता है सर, लेकिन चैलेंजिंग तो हर चीज़ है लाइफ में, थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो सर चैलेंजिंग तो ऑफ कोर्स है, नो डाउट। बस अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ, और एक कंसिस्टेंसी जो चीज़ है वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 3rd ईयर में रैंक लाना चाहते हो तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। जो पास आउट हैं वो कितने साल से पढ़ रहे होंगे, जो 4th ईयर वाले हैं उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है। तो एक्चुअली फिर टॉपिक स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो चैलेंजिंग तो ऑफ कोर्स है सर 3rd ईयर में। तो आपने बताया कि चैलेंजिंग तो होता ही है, और वहाँ पे जहाँ पे 4th ईयर वाले पढ़ रहे हैं जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट, के सारे पास आउट हो चुके हैं, कोई 1 साल ड्रॉप, कोई 2 साल ड्रॉप लेके पढ़ रहा है, चैलेंजिंग तो होता है। आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान किस किस तरह के सिचुएशन से गुजरना पड़ा? क्या अप्स एंड डाउन आए आपके प्रिपरेशन के दौरान? सर इसमें मैं कहूँगा मुझे अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे नहीं आते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंसिस्टेंट था तो मैं। तो सर जो भी अप्स एंड डाउन्स आते थे वो फिर मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करता था जिनकी रैंक्स लगी है अच्छी। और सर अप्स एंड डाउन्स का यही बोलूँगा कि सर जो अप्स एंड डाउन्स सही होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही बनते हैं, क्योंकि माइनिंग में एज सच बहुत ज़्यादा टफ समझने वाला चीज़ होता नहीं है मेरे हिसाब से, इमेजिन करने वाला चीज़ होता है सारा। तो अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो
बहुत हद तक वो फैक्टर हट जाता है वहाँ से। तो सर जो क्वेश्चन बनाने में कुछ कुछ दिक्कत आती थी मुझे, वो मैं फैकल्टीज़ को मैसेज करता था, तो उन्होंने सर सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। और सर माइनिंग ज्ञान का जो बुकलेट है, वो सोल्यूशन तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, तो उन्हें देख के मैं समझ जाता था। और अगर ये सब नहीं होता था तो फिर मैं दोस्तों से डिस्कस करता था। तो सर अप्स एंड डाउन्स ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। ओके। हाँ, एक इन गोल आप बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो अप्स एंड डाउन नहीं आता है। अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं, डिस्टर्ब हैं, तो फिर दिक्कत होता है। आपने प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स है या क्वेश्चंस है वो कहाँ से लगाया? सिर्फ माइनिंग ज्ञान के थे कि कुछ और भी आपने कहीं से लगाया? सर एक्चुअली माइनिंग ज्ञान हमें 3 बुकलेट प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक तो मेजर बुकलेट है जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड रहते हैं जो PYQs है, टॉपिक वाइज PYQs के सारे। और थर्ड में आता है जो हमारा पेपर वाइज है। तो सर सबसे पहले मैं कहूँगा जो बुकलेट है, अगर आप उसे अच्छे से कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका बहुत हद तक रैंक वहीं से बन जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बिल्कुल ही गेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप उन्हें बना लेंगे तो मुझे लगता है आपको फिर और कोई मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारा कंपाइल्ड मटेरियल एक ही जगह आपको मिल जा रहा है, तो आप मेहनत क्यों करेंगे किसी और जगह जाके। तो सर ये करता था। और सर मैंने PYQ एटलीस्ट मुझे लगता है 4 to 5 टाइम्स बनाया होगा समझ कर। तो वो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है सर कि PYQs बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि सर इस बार अगर का पेपर भी आप देखें तो मुझे लगता है 60-70% पेपर तो PYQ से ही आ चुका होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चंस। तो जो मेन 30% चैलेंज रहता है वो तो सभी के लिए चैलेंज है। तो ये जो 60-70% है, ये बहुत लोग ये भी करके नहीं जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो रैंक आ जाएगी, लेकिन अगर आप PYQs नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रैंक आएगी अच्छी। इसीलिए PYQ का सर बहुत ही मेजर रोल है। और माइनिंग ज्ञान हमें प्रोवाइड PYQs एक जगह पे कर देता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो फिर कहीं और एफर्ट नहीं मारना पड़ता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, प्रिंट निकलवाना नहीं पड़ता है। तो आप बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रैंक डेफिनेटली आ जाएगी। सही बोल रहे हैं। एक तो बात मैं एकदम सहमत हूँ, और मैं नहीं, एक्चुअली जिससे मैं बात करता हूँ PYQs की इंपॉर्टेंस पर सब बताते हैं। सब बोलते हैं सर 3 से 4 बार तो PYQ लगा देना चाहिए। PYQs के फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। गेट एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ से उठते हैं, बस डेटा चेंज रहता है, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो बन जाएंगे। तो वो तो इंपॉर्टेंस है। और माइनिंग ज्ञान का आपने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, तो मास्टर बुक के अंदर में हाँ हमने 2600 क्वेश्चन दिया था। मॉक टेस्ट अथाह मॉक टेस्ट दिया, CBT होता था, MMT होता था, फिर 70 आपको अलग से मॉक टेस्ट दिया था। मतलब आदमी क्वेश्चन लगाते लगाते थक जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। इस बार हम और कर रहे हैं कि 2011 से लेकर 24 तक का तो था ही, अभी वो 2011 से 25 तक का आपका बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा 7 से लेकर 10 तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी वीडियो सॉल्यूशन और PDF फॉर्म में उसके क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन 11 से लेकर 24 या 25 साल के नहीं, बल्कि 2007 से लेकर 25 तक के माइनिंग ज्ञान में मिलेगा। फिर उसके अलावा अब इस बार, पिछली बार आपको 3 बुक मिला था, इस बार 9 बुक मिलने वाला है। तो ज़्यादातर वही फिर क्वेश्चन बैंक ही है, नए नए क्वेश्चंस आपको दोबारा मिलेगा। हर साल अपडेट करता है, कोई भी अपने आप को अपडेट करता है यार। इनिशियल जब हमने स्टार्ट करा तब तो हम बुक भी नहीं देते थे, जो भी है क्लास है नहीं था इतना बड़ा टीम के बुक प्रिपेयर कर पाए। अभी हम दे रहे हैं, हर साल कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार 9 बुक जा रहे हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एकदम ही कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। और माइनिंग ज्ञान में वैसा भी हमने कोई बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनाया अपने से बहुत ज़्यादा मेहनत करा वाला नहीं। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCDS सर के क्वेश्चन है, और DGMS फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, AK गोरे सर के जो क्वेश्चन है, गेट PYQs के क्वेश्चन है, उन सबको जो गेट के लिए रेलिवेंट है एक जगह संजो करके दे दिया है कि बच्चों को अपने इन पर ढूंढना ना पड़े, सब उनको एक जगह मिल जाए। आपको क्या लगता है मायूस, मॉक टेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है? आपने मॉक टेस्ट देना कभी स्टार्ट किया और कैसे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे? सर मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो मुझे लगता है आप क्वालिफाई तो हो जाइएगा, लेकिन जो एक डिसेंट रैंक है वो आपको बहुत ही मुश्किल फेस करना पड़ेगा लाने में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन से कभी आप वाकिफ़ तो हुए नहीं हो पढ़ने के बाद। तो अगर आप सीधे एग्ज़ाम में जाओगे तो थोड़ी चैलेंज तो आती है। तो सर मैंने मॉक टेस्ट चालू किया था देना, आई थिंक दिसंबर लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में चालू किया था, और मैंने माइनिंग ज्ञान का ही मॉक टेस्ट दिया था। मैंने पहला मॉक टेस्ट स्किप कर दिया था, तो मैंने सेकंड से चालू किया था। हाँ सर, क्योंकि सर शायद मैंने पहले का सोल्यूशन देख लिया था यूट्यूब से, तो सर मैंने सोचा कि सेकंड से चालू करते हैं। तो सर जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो सर मेरी रैंक 7 थी उसमें। फिर मैंने सेकंड दिया तो उसमें आई थिंक 7th 8 उसमें भी थी।
तो सर जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। फिर एक मॉक टेस्ट में मेरी रैंक आई थिंक 30 या 40 के अराउंड थी, जिसमें से सिर्फ 150 बच्चे ही लोग दिए थे। तो फिर वहाँ एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया था कि अगर तैयारी है, 7th रैंक आ रही है, और अचानक से अगर आपकी 30-40 रैंक आ गई वो 150 बच्चों में, तो सर यहाँ एक डिमोटिवेशन का फैक्टर हो जाता है। फिर मैं सोच रहा था कि 2 रैंक 7th आ गई और एक में 40 आ गई, अगर ऐसा फ्लक्चुएट करेगा तो फिर एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत ही दिक्कतें आएगी मुझे। तो सर फिर मैंने दोस्तों से बात की, वो भी मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, तो फिर मैंने इम्प्रूव करा। उसके बाद सर फिर मेरी रैंक मेंटेन ही होती चली गई मुझे लगता है। तो सर और सर मॉक टेस्ट का यही इंपॉर्टेंस होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप अपनी गलतियाँ एनालाइज कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। और सर एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मैं बताता हूँ इस बार कि माइनिंग ज्ञान का जो मॉक टेस्ट है उससे 5 या 6 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए थे इस बार के पेपर में। सर एक वो क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ टब्स 6 चाहिए होता है। ये मैंने एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले जो मॉक दिया था, या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था शायद आपका 4th वाला, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। तो मुझे अप्रोच पता था क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट किया था, तो वो सब डायरेक्टली सॉल्व हो गया था। और कुछ क्वेश्चन हैं तो बहुत सारे रिपीट हुए थे क्वेश्चंस। तो एक तो एडवांटेज ये भी होता है मॉक देने से, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा मिल जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर आप मॉक ही नहीं दीजिएगा तो फिर आपको चलेगा ही नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सर एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में मॉक देना चाहिए मुझे लगता है। लाइक मैं तो हमेशा 2 से 5 या 2.5 से 5.5 जो भी गेट रिक्वायरमेंट है उसमें हमेशा मॉक देता था। क्योंकि अगर आप रात को दे तो आप मॉक रात को भी सकते हैं, दिन को भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि सर दोपहर को सबसे ज़्यादा नींद आती है मुझे लगता है। तो और मैं दोपहर में सोने वाला आदमी हूँ, तो मुझे वो चीज़ से रजिस्ट करना था कि मैं एग्ज़ाम में ना सो जाऊँ जाके। तो मैंने लास्ट के 2-3 महीने तो मैं दोपहर में सोया नहीं था, मॉक वगैरह देता था, पढ़ता था, कोशिश करता था कि पढ़ूँ दोपहर को ज़्यादा, रात को कम पढ़ूँ। तो सर मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है सर। मतलब एग्ज़ाम के पहले माइनिंग ज्ञान ने जो रिसोर्स प्रोवाइड करा था उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है, उसी हिसाब से आपने काम करा। चाहे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो, अपने रैंक को एनालाइज करना हो, या उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको एनालाइज करना हो, एग्ज़ाम जैसे इन्वायरमेंट में बैठना हो कि अगर एग्ज़ाम 2 से 5 होना है तो उसी 2 से 5 में ही मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूँ। मॉक टेस्ट 24 घंटे के लिए रहता है। बच्चों को मैं बोलता हूँ भाई अपने एग्ज़ाम के हिसाब से ही बैठो जिस टाइम पर आपको एग्ज़ाम दिलाना है। तो जितना बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट दिलाया जा सकता था आपने दिलाया। अब बताएं रैंक आपका लगा 150-200 लोग जो भी मॉक टेस्ट दिलाते हैं, लास्ट वाला जो मॉक टेस्ट में 1200 के आसपास लोग दिलाए थे उसमें कितना रैंक? उसमें 36 था, 36। तो वहाँ से अच्छा 36, फिर भी उससे तो बेहतर ही रैंक आपका गेट एग्ज़ाम में आया है कि अगर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1200 दिलाए हैं ठीक है, तो उसमें भी 36 है तो उससे बेटर ही है। मैं जस्ट ऐसा जानना चाह रहा था क्योंकि वो लगभग गेट के में जो कंपटीशन आपको फील होता है, अगर 1200 लोग दिला रहे हैं तो लगभग सेम लेवल का कंपटीशन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 में था। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। आगे मैं आपके उस 3 घंटे के जर्नी को जानना चाहूँगा आयुष, कि जो आपने उस एग्ज़ाम के अंदर में बैठे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, किस तरह का आपका मेंटल स्टेटस था, क्या आपका अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आप व्यूअर्स को बताएं। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मुझे दिखा था तो स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है। तो सर मेरी आदत है कि मैं एप्टीट्यूड लास्ट में करता हूँ। तो मैंने माइनिंग कोर्स से स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू किए। 1 नंबर वाले करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, फिर लास्ट में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो सर ऐसा कुछ कोइंसिडेंस था कि शुरुआत के ही क्वेश्चन टफ आ गए थे मेरे में, मतलब क्योंकि पेपर इधर उधर रहता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चन इधर उधर रहता है हमेशा पेपर में। तो सर शुरुआत के ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ गए थे जो मुझे लगता है कि मेरे से नहीं बने थे उस वक्त। तो फिर मैं सोचने लगा था कि इतनी तैयारी करके क्या फ़ायदा होता है, मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा होता है अगर आपसे एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो फिर सर मैंने बैक साइड से चालू किया था बनाना, क्वेश्चन नंबर 65 से आई थिंक। पहला क्वेश्चन वो टब वाला ही क्वेश्चन था, नंबर ऑफ टब जिसमें 6 चाहिए होता है। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था बनाना। तो फिर सर वहाँ से मेरे से लगातार 20-21 क्वेश्चंस बनते चले गए, कुछ छूटा भी था उसमें से। तो सर और अच्छी बात ये थी कि जब आप इतने क्वेश्चंस बना लेते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूँगा। तो और सर फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे थे 1 नंबर वाले, मेरे से वो भी बन गए थे उस वक्त। क्योंकि सर एक जब आप कॉन्फिडेंस रहता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, डिसीजंस आप सही ले पाते हो। तो सर ये एक्सपीरियंस था। तो सर मुझे लगता है मैंने 2 से 3 बार चेक किया था माइनिंग की कोर सेक्शन।
फिर सर मुझे लास्ट में याद आया कि एप्टीट्यूड ही बचा हुआ है, उसे भी तो करना होता है। तो फिर मैंने सर लास्ट के आई थिंक 10 से 15 मिनट में एप्टीट्यूड का सेक्शन किया था, जिसके कारण मेरे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे एप्टीट्यूड में। तो वो मुझे लगता है मैं टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पाया था लास्ट में। मतलब भूल गए एप्टीट्यूड करना, और माइनिंग के सेक्शन में आप देख रहे हैं कि और कुछ बनेगा क्या, हाँ। और कुछ बनेगा क्या, ये भूल गए कि भाई पूरा पूरा 10 क्वेश्चन अभी बाकी है। अगर 15 मिनट में 10 क्वेश्चन करना एक्चुअली रियल चैलेंज है यार। एप्टीट्यूड आसान रहता है बट इतना भी आसान नहीं रहता है कि आप 15 मिनट में कर लो। एक क्वेश्चन के लिए गेट लगभग 3 मिनट देता है, और आपने एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट लगाया वहाँ पे। तो मे भी अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा माइनिंग में जो 3-4 बार आप क्वेश्चन जा करके देखे, उसको ना देख करके एप्टीट्यूड में जाते हैं, 3-4 नंबर और आ जाता, हो सकता है आपका रैंक फिर टॉप 5 टॉप 2 में भी आ सक रहा था। कोई नहीं, लेकिन जो आपके सामने है वही आपका रैंक है। बाकी सारे हिस्ट्री है, तो उस पर बात ज़्यादा करना नहीं। हाँ, सीख जरूर सकते हैं कि ये गलती फ्यूचर में ना करें। आपका फ्री टाइम में एक जो रहता है काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट का साधन क्या होता है, कि अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? सर फ्री टाइम में सर थोड़ा बहुत तो मूवीज़ देखता हूँ मैं। मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं देखना। और सर मैं क्रिकेट खेलता था फ्री टाइम में। क्रिकेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट खेलता रहता था हॉस्टल में भी और ग्राउंड पे जाकर भी। और सर मैंने गेट के जो प्रिपेयर किया है मैंने, तो लास्ट के 3-4 महीने सर मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। क्योंकि सर क्या होता है, जब आप बैठ के पढ़ रहे होते हो थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। तो मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। तो मैं और जो मेरा 2 दोस्त है जिनकी 51 रैंक और 105 रैंक लगी है, तो हम लोग तीनों साथ में दौड़ने जाते थे। क्योंकि सर क्या होता है कि जब आप फिजिकली फिट रहोगे ना, तो मेंटल स्टेट अपने आप अच्छा होता चला जाता है। जब आप कुछ खेल के आओगे और उसके बाद पढ़ाई करिएगा, तो एक फोकस बना रहता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि मुझे यही रनिंग और क्रिकेट जो मेजर थिंग है, वो मुझे रिफ्रेशमेंट का काम करता था। और रिफ्रेशमेंट के लिए तो दोस्त वगैरह रहते ही हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो वो तो एक एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज तो वो रहता ही है हमेशा, कि दोस्त है इधर, तो डिमोटिवेट होने देते ही नहीं है वो लोग। अच्छा आयुष, आप गेट 2026 एस्पिरेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर जो 2026 में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, उन्हें मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जो कि सबसे पहला है सर कि जो मैं भी शुरू में करता था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस अगर दिखे तो मैं क्वेश्चंस को याद कर लेता था, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्वेश्चंस को अगर आप समझ के याद नहीं करिएगा तो फिर बाद में उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा भी रिपीट हुआ इधर उधर करके, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहला है कि आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, कहीं से भी करिए। आप माइनिंग ज्ञान के मटेरियल से करिए, दोस्तों से पूछ के करिए, चैट जीपीटी से करिए, प्रोफेसर से पूछिए। लेकिन कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मुझे लगता है गेट एग्जाम के लिए। सर सेकंड थिंग जो मैं कभी कभी करता था, ऐसे बहुत लोग ये नहीं करते एग्जाम में और बहुत लोग ये पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन सर मैं क्या करता था कि एक क्वेश्चन है उसको ट्राई करता था कि 2-3 तरीके से सॉल्व करूँ। भले वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है 2-3 तरीके से, लेकिन इससे एक सोचने का अप्रोच पता चलता है हमें कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होता है। तो एक ये चीज़ है। अगला सर, माइनिंग बिल्कुल ही थ्योरी स्पेसिफिक नहीं है, इसमें आपको इमेजिन करके पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप हर दिन माइंस तो जा नहीं सकते हैं हर चीज़ विजुअलाइज करने के लिए। तो एक आपको इमेजिन करके पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सर सबसे जो मेजर पॉइंट है वो होता है रिवीजन। रिवीजन को अगर आप इग्नोर करेंगे, आप कितने भी टॉपर स्टूडेंट हो, कितने भी तेज हो पढ़ने में, लेकिन अगर आप रिवीजन को इग्नोर करिएगा तो मुझे लगता है कि रैंक लाने में मुश्किल तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि आप एग्ज़ाम में कितने भी तेज हो, आप एग्ज़ाम में तो भूल जाइएगा वो चीज़, अगर आपको कुछ रिवाइज नहीं किया हुआ या कुछ नया दिख गया हो। और रिवीजन से क्या रहता है सर कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक इस बार एक क्वेश्चन आया था जॉइंट्स का, जो क्वेश्चन था जिसमें जॉइंट का डायरेक्शन दिया हुआ था। तो सर जॉइंट टॉपिक्स मैंने पढ़ा था और मेरे दिमाग में था वो कि अच्छा ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो मैंने रिवाइज अल्टीमेटली उसको 3 से 4 बार किया था जब मैं जॉइंट्स वाला टॉपिक पढ़ रहा था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अच्छा डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सर। और सर मेन थिंग क्या है जिसमें माइनिंग ज्ञान बहुत फोकस करता है कि आप हर कुछ पढ़ के नहीं जाइए। मतलब आप हर कुछ पढ़ के जा सकते हैं, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, लेकिन अगर आप 3rd ईयर में हैं या आपको टॉपिक स्पेसिफिक होना है तो आप उन एरियाज़ पे फोकस करिए जिनसे गेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और माइनिंग ज्ञान का यही चीज़ बहुत ही पसंद आया मुझे कि वो टॉपिक स्पेसिफिक होकर पढ़ाता है, जिससे क्वेश्चन आता है वो पढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। और पास्ट ईयर अगर ट्रेंड एनालाइज करें तो वही सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे इधर उधर करके। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नए हैं वो तो फिर सभी के लिए नए हैं।
तो ये एक चीज़ है। और सर एक टाइम मैनेजमेंट का मैं बोलूँगा, जो कि मेरे से इस बार नहीं हो पाई थी। एक टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है कि अगर आप शुरुआत में कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो नो डाउट आप उसको टाइम दीजिए, अच्छे से करिए। एक क्वेश्चन पे आप इन्वेस्ट करिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए। थर्ड बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो और कम लगना चाहिए। तो बेसिकली टाइम मुझे लगता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज होना चाहिए, मीन्स कम होता चला जाना चाहिए। मतलब एक भरा पूरा एक्सपीरियंस आपने अपने एग्ज़ाम का लोगों के बीच परोस दिया कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी कर लो, ऐसा ऐसा मैंने करा, ऐसा ऐसा आपको भी करना चाहिए। नो डाउट आपका ये इंटरव्यू सेशन, आपका ये सारे बताए गए टिप्स गेट 2026 एस्पिरेंट के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, एक मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। एक और मुझे बता दो आयुष कि हम जो माइनिंग ज्ञान में पढ़ाते हैं, क्या उतना करना बच्चे के लिए सफिशिएंट है? उतना करके उनका AIR 1 आ सकता है, या उसके अलावा भी उनको अपने से कुछ और एफर्ट्स मारने चाहिए, इधर उधर कुछ और बुक वगैरह देखना चाहिए और कुछ करना चाहिए? क्या कंटेंट वाइज, मॉक टेस्ट वाइज, स्टडी मटेरियल वाइज जो चीज़ हम दे रहे हैं उतना पर्याप्त है AIR 1 लाने के लिए? पर्याप्त है सर, मैंने सिर्फ वही सब फॉलो किया था और कुछ तो अलग से मैंने करा नहीं था। और वो काफ़ी, मुझे लगता है सर वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप उसमें बहुत कुछ पढ़ा देते हैं जो गेट रिलेवेंट होती है। तो अगर आप उससे बाहर क्वेश्चन आया तो फिर सभी के लिए नया है, अगर उसके अंदर से आया तो फिर क्वेश्चन छूटे नहीं चाहिए। तो जो अगर आप उसको फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी एक डिसेंट रैंक तो आ ही जाएगी बहुत ही आराम से। बेस्ट फैकल्टी मेंबर कौन लगा आपका माइनिंग में? किसी दो का नाम बताइए। बेस्ट तो वैसे एक ही होता है, लेकिन आप एक आप हैं। सर आपने डेवलपमेंट टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, बिल्कुल इमेजिन हो गया था, और काफ़ी इजी वे में पढ़ाते हैं आप सर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सेकंड सर अमृतेश सर हैं, बाकी सभी बहुत अच्छे पढ़ाए हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनल अच्छा लगा वो एक अमृतेश सर हैं, जिन्होंने रॉक मैकेनिक्स काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। तो ये दो फैकल्टीज़ है, और भी इकोनॉमिक्स है, सिस्टम है, मशीनरी है, वो सभी काफ़ी अच्छे से ही पढ़ाए थे। लेकिन जो मुझे पसंद है सर वो आप लोग दोनों मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ये एक चीज़ है। ओके, आपके वेल विशर के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर वेल विशर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो एक उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे 3rd फ्लोर के दोस्त हैं वो सारे, तो वो भी काफ़ी खुश थे। जो मेरे पीयर ग्रुप है वो काफ़ी खुश था, मेरे स्कूल के दोस्त हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया था बहुत ज़्यादा। तो सर अगले गेट के लिए मुझे लगता है ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है जो मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूँगा। सर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। चलिए आयुष, हम भी चाहेंगे अगली बार आपको रैंक 1 लाते हुए देखें। अगर माइनिंग ज्ञान से पढ़ते हैं, अगर क्या इस बार क्या आप हमसे हमारे स्टूडेंट हैं, तो अगली बार आप कोचिंग ले ना ले तब भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे, तो चाहेंगे कि अगली बार जो बुलेट मिलेगा उस पर आयुष को बैठे हुए देखें। तो हमारे भी वेल विशर्स आपके साथ रहेंगे। जितना जो थोड़ा बहुत मिस्टेक आपसे हुआ इस बार कि जो आप बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाया, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाया, भूल गए थे कि एप्टीट्यूड भी सॉल्व करना है, उस तरह का दिक्कत ना हो। और फिर 4th ईयर में जो सब्जेक्ट्स आपके छूटे हुए हैं, 6th सेमेस्टर में भी आप बता रहे हैं कि आपका 30% 40% हुआ था, वो सारे सब्जेक्ट कवर करने के बाद जब आप जाएंगे तो नो डाउट आपके एक अच्छे रैंक लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बस एकमात्र सजेशन आपका रहेगा कि आप हवे में मत उड़ने लग जाइएगा, डाउन टू द अर्थ रहिएगा, आप रियलिटी को समझते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। अनिकेत को आपने देखा होगा 3rd रैंक लाया था, सच में तारीफ के काबिल है कि एक बार जिसका अंडर 10 रैंक भी आ जाता है वो पढ़ना छोड़ देता है। अब इससे ज़्यादा क्या हासिल करना है? तो जो नहीं क्वालिफाइड है उसके लिए तो मोटिवेशन रहता है कि अच्छा रैंक लाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लग सकता है। बट बहुत अच्छा रैंक लाने के बाद आदमी पढ़ना छोड़ देता है। आप पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कम ही मेहनत करके बहुत अच्छा आउटकम निकल सकता है। तो ये मोटिवेशन का लेवल बने रहने दीजिएगा। मेरी दिली इच्छा है कि आप AIR 1 लाए और वो मेरा सपना पूरा करिएगा। इस बार अपने पेरेंट्स को आपने बताया कि पापा मेरा 8th रैंक लगा है, बार बार मैं 7th बोल रहा हूँ, लास्ट गौरव का इंटरव्यू लिया था करके 8th रैंक लगा है करके। इस बार आप बताइएगा पापा मेरा 1st रैंक लगा है। तो वो मोमेंट वो मैं अभी से कैप्चर कर विजुलाइज कर पा रहा हूँ, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है आयुष, बाकी थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल टिप्स व्यूअर्स के बीच शेयर किए, गेट 2026 एस्पिरेंट के बीच शेयर किए। और मैं पूरा माइनिंग ज्ञान टीम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए।